ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। विश्व जन्मजात विकार दिवस यानी वर्ल्ड बर्थ डिफेक्ट्स डे हाल ही में किस दिन डब्ल्यूएचओ द्वारा मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 28 फरवरी, बी 1 मार्च, सी 3 मार्च या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3 मार्च को विश्व जन्मजात विकार दिवस पर इस बीमारी से जुड़े आंकड़ों को जारी कर इन विकारों के बारे में जानकारी बढ़ाने और सावधान रहने की सिफारिश की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन विकारों पर भारत को लेकर अलग से डेटा जारी नहीं किया है, लेकिन बताया है कि 2014 से भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार और नेपाल में अस्पतालों में होने वाले प्रसव में कुछ आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। इनके अनुसार 2021 में 40 लाख बच्चों का जन्म दर्ज हुआ, जिनमें से 45,000 में जन्मजात विकार मिले हैं। अगर हम जन्मजात विकारों की बात करें तो ऐसी बीमारियों में दिमाग, रीढ़ और स्पाइनल में कमजोरी पैदा करने वाले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, थैलीसीमिया, हृदय की बनावट में विकार, डाउन सिंड्रोम और चेहरों और होठों की बनावट में खामी प्रमुख हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जन्मजात कमजोरी और शारीरिक विकारों की वजह से हर साल 3.3 लाख नवजात मर रहे हैं। जो बच रहे हैं वे जीवन भर किसी न किसी शारीरिक चुनौती का सामना करेंगे। संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने बताया है कि 2019 में विश्व में इस समस्या ने 5.30 लाख बच्चों का जीवन असमय खत्म किया था और इनमें से 1.17 लाख दक्षिण पूर्व एशिया के थे। यह हमारे यहाँ बच्चों की मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह है। विश्व में नवजात में 12% मौतें इन विकारों से हो रही हैं। मौत ही नहीं, जीवित रहे बच्चों के जीवन भर स्वास्थ्य समस्याएं और दिव्यांगता भोगनी पड़ सकती है। पुणे विश्वविद्यालय के अनुसार भारत में 2017 में 82,000 से ज़्यादा बच्चों की इसमें मौत हुई थी। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। जापोरिझिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो अभी सुर्खियों में है, कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए जापान, बी रूस, सी बेलारूस या फिर डी यूक्रेन। इसका उत्तर है डी। जापोरिझिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन में है और दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच यह घटना घटी है और आईएईए के महानिदेशक ने यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर से बात की है, क्योंकि ये नाभिकीय सुरक्षा का मामला है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन के जापोरिझिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई है और यह ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन की बिजली उत्पादन का लगभग 25% जरूरतें पूरी करता है। अगर इस पर जल्द नियंत्रण नहीं पाया गया तो यहाँ चेर्नोबिल से 10 गुना ज़्यादा विस्फोट होगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि रूसी सेना यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापोरिझिया पर हर तरफ से गोलाबारी कर रही है। आग पहले ही लग चुकी है और अगर यह उड़ा तो यह चेर्नोबिल से 10 गुना ज़्यादा विस्फोट करेगा। रूसियों को तुरंत गोलीबारी बंद करनी चाहिए और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्निशामकों को लगाना चाहिए, ऐसा यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है। यहाँ हमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी जो आईएईए है उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और मैंडेट देख लेना चाहिए। इसके अलावा चेर्नोबिल जो डिजास्टर हुआ था उसके बारे में जानकारी ठीक रहेगी और खासकर पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कैसे दुनिया में इंश्योर होती है, कैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इसके लिए काम कर रहे हैं या ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेनी ठीक रहेगी। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को मेडिकल कोर्स में 7.5% आरक्षण देने पर अपना फैसला दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मद्रास या फिर डी गुवाहाटी। इसका उत्तर है सी। मद्रास हाईकोर्ट की प्रथम पीठ ने हाल ही में हैरानी जताते हुए पूछा है कि क्यों न सिर्फ सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को मेडिकल कोर्स में 7.5% आरक्षण देने के लिए संविधान को फिर से लिखा जाए। इस पीठ ने कहा है कि शिक्षण संस्थान आधारित आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए संविधान को पुनः लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब इस मामले में 17 मार्च को सुनवाई होगी। सरकारी स्कूल के छात्रों को आरक्षण देने संबंधी पूर्व की AIMDMK सरकार के एक कानून को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश MN भंडारी और जस्टिस D भरत चक्रवर्ती की पीठ ने मौखिक रूप से यह टिप्पणी की है। अब बात करते हैं आज के चौथे सवाल की।
सिंधु नदी जल विवाद पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सिंधु जल पर स्थायी आयोग के तहत इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान की वार्षिक बैठक हुई है। दूसरा, इस आयोग और वार्षिक बैठक का प्रावधान सिंधु जल संधि 1960 में किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। सिंधु जल पर स्थायी आयोग के तहत इस्लामाबाद में हुई भारत पाकिस्तान अफसरों की एक वार्षिक बैठक में दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि उन्हें पश्चिमी जल विद्युत परियोजनाओं पर अतिरिक्त डेटा प्रदान किया जाए। दोनों देशों के बीच 3 दिनी बैठक में सभी तरह के मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें भारत ने पाकिस्तान को 15 से 20 अतिरिक्त आपत्तियों की सूची भी सौंपी है। पाकिस्तान ने 10 परियोजनाओं को लेकर आपत्ति जताई थी, जिनमें कुलन रामवरी, तमासा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बाल्टी कुलन और दरबुक श्योक आदि शामिल हैं। इनमें से 9 25 मेगावाट और उससे कम की लघु विद्युत परियोजना श्रेणी में शामिल हैं। इन पर भारत द्वारा साझा किए गए डेटा पर पाकिस्तान ने खामियां बताई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पक्ष ने स्पष्ट किया है कि प्रांतीय और राज्य सरकारों में आमतौर पर छोटी परियोजनाओं के मामले में डिज़ाइन और इंजीनियरिंग को लेकर कुछ कमी होती है, लेकिन 1960 की सिंधु जल संधि के तहत जरूरी दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए संबंधित निकायों यानी जो एजेंसीज हैं उनसे संपर्क किया जाएगा। बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच फजिल्का नाले पर भी विमर्श हुआ। पाकिस्तान ने आश्वासन दिया है कि वह फजिल्का नाले से सतलुज में मुक्त प्रवाह के लिए सभी जरूरी कदम उठाना जारी रखेगा। बैठक में दोनों देशों के बीच बाढ़ से बचने के लिए जल का डेटा उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी है। सिंधु जल पर स्थायी आयोग की अगली बैठक दिल्ली में बुलाने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सहमति बन गई है। इस्लामाबाद में 1 से 3 मार्च तक हुई दोनों देशों की बैठक में इस पर सहमति जताई गई और दोनों देशों की सहूलियत के हिसाब से इस बैठक की तिथियां तय की जाएंगी। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। विश्व स्मारक कोष यानी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, वर्ष 1965 में स्थापित WMF न्यूयॉर्क स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। दूसरा, विश्व स्मारक निगरानी एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच ने भारत में एक स्थल को हेरिटेज टैग का दर्जा दिया है। मध्य कोलकाता का टिरेटा बाजार, जो कोलकाता में एक बहुत ही पॉपुलर ब्रेकफास्ट साइट के लिए जाना जाता है, उसे हेरिटेज टैग दिया गया है। इसे WMW द्वारा 25 असाधारण महत्व वाले हेरिटेज साइट्स जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हर रविवार टेरेटा बाजार की गलियां एक फूड हब बन जाती हैं जहां चीनी समुदाय भी कैंटोनीज ऑफर करता है। वर्ष 1965 में स्थापित WMF न्यूयॉर्क स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। विश्व स्मारक निगरानी एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत स्थलों की पहचान करना और उनके संरक्षण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। न्यूयॉर्क स्थित गैर सरकारी संगठन विश्व स्मारक कोष ने प्राचीन भूमिगत जल प्रणाली सुरंगा बावड़ी को विश्व स्मारक निगरानी सूची 2020 में शामिल किया था। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले MCQ के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।